नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स। ये आपका आज सेकंड टॉपिक है। पहले टॉपिक के अंदर हमने ओशियन बॉटम एंड लीफ को पढ़ा था, उसी के साथ आज हम प्रवाल भित्तियों के निक्षेप की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक इसमें पूछे गए हैं। पहला दिया है आ कोरल रीफ, तो यानी कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उन एग्जांपल्स के बेस पर आपको कोरल रीफ की पहचान करनी है। किसी भी कोरल रीफ की पहचान में तीन तरीके की रीफ बनती है। एक रीफ वो होती है जो आपका जिसका निक्षेप जो होगा वो समुद्र से थोड़ा सा हटके होगा, यानी कि इस तरीके का निक्षेप मिलेगा उसके अंदर। तो अगर निक्षेप आपको इस तरीके से मिल रहा है और इसमें जो पानी है वो आपको इस स्ट्रक्चर में मिल रहा है, यहाँ पर मान लो आपको वाटर लेवल मिल रहा है और यहाँ भी आपका पानी भरा हुआ है, इसके बीच में वाटर है और ये आपका इस तरफ पानी मिल रहा है, तो ये भी एक प्रवाल का निक्षेप हो सकता है। एक प्रवाल के निक्षेप की कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर प्रवाल आपका सागर का तट हो और यहाँ पर आपको प्रवाल का निक्षेप देखने को मिल जाए, इस तरीके से प्रवाल का निक्षेप हो जाए और जो पानी है वो पूरा वन साइड हो जाएगा इसमें, तो इस साइड पानी आ जाएगा, उस तरफ पानी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर पूरे का पूरा जलीय भाग आपको मिल जाएगा। और एक प्रवाल भित्ति होती है जो किसी द्वीप के चारों ओर बनती है, किसी द्वीप के चारों ओर बनती है, तो ऐसी प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है, रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई प्रवाल भित्ति तट से सटकर बनी हुई है तो उसको फ्रिंजिंग प्रवाल बोल दिया जाता है, फ्रिंजिंग कोरल रीफ बोलेंगे, यानी कि इसको तटीय प्रवाल भित्ति भी बोल दिया जाता है। और अगर वो तट से दूर होकर बनी हुई तो उसको बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। तो आप किसी भी प्रवाल भित्ति को पहचाने, केवल उसमें आप ये पहचानने की कोशिश करेंगे वो तट से संलग्न है या तट से दूर है। जैसे इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसका स्थलोमुखी भाग मंद ढाल वाला होता है, तो ये मंद ढाल, इसमें देखोगे स्टीप ढाल मिलेगा, इधर मंद ढाल मिलेगा, तो इससे भी पहचान सकते हो। दूसरा, इसका सागरवर्ती भाग खड़े एवं तीव्र ढाल वाला होता है, तो सागर का ढाल इधर भी तीव्र लग रहा है, इधर भी तीव्र लग रहा है, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट आप देखेंगे तीसरा, सामान्यता यह स्थल भाग से सटी हुई होती है। अगर वो स्थल भाग से सटी है तो फ्रिंजिंग है, और अगर स्थल से दूर है और उसके बीच में एक लैगून का क्षेत्र आ रहा है, एक लैगून क्षेत्र अगर इसके बीच में आ रहा है तो वो समझ लो बैरियर रीफ का पार्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बात की जा रही, तीसरे पॉइंट से हम इसको कैच कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से आपकी तटीय प्रवाल भित्ति की बात की जा रही है। तो ये आप देखेंगे तट से जुड़ी हुई है तो तटीय प्रवाल भित्ति, और अगर तट के बीच में गैप है और इसके बीच में एक लैगून बना हुआ है तो ये आपकी बैरियर रीफ की बात हो रही है। क्लियर हो गया? अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी या बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी? हालांकि इसमें यह नहीं पूछा है कि कौन सी प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति या आपकी बैरियर रीफ। तो जब भी नहीं पूछा जाए तो भी हम मान के जाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, तो ये बैरियर रीफ की बात कर रहा है। हम मान के चलेंगे कि ये बैरियर रीफ की बात हो रही है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलती है, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये इसका जो कैपियॉर्क वाला पार्ट है, तो इस साइड आपको ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का मैप मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आपको पूरे का पूरा इसका डिपोजिशन मिलेगा। तो ये आप देखेंगे तट के दूर है, तट से सटा हुआ नहीं है, ये तट से दूर है, इसलिए ये बैरियर रीफ है। और यहाँ पर एक सी भी मिलता है इसी के नाम से, कोरल सी। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? बताएं जरा क्या आंसर होगा इसका, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला दिया है प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते, कोरल आर फाउंड अप आ शैलो डेप्थ। अत्यधिक सागरी लवणता प्रवाल के लिए विकास के लिए लाभदायक होती है। देखो प्रवाल के कंडीशन के लिए तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते, कोरल आल फाउंड आ शैलो डेप्थ। तो देखो प्रवाल के लिए जो मेन कंडीशन होती है वो होती है कि सबसे पहले डेप्थ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो तापमान है वो भी क्या होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए। सैलिनिटी जो है वो भी कैसी होनी चाहिए? एवरेज। ये ना तो गहराई में रहेंगे, ना तो बहुत ज्यादा डेप्थ में रहेंगे, ना ये ज्यादा
नमकीन पानी के अंदर यानी कि सलाइन वाटर में रहेंगे और ना ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाटर में रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर जो आएगा ये ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं गलत लग रहा है कि अत्यधिक जो लवणता है वो इसके लिए लाभदायक होती है, तो सागरी लवणता इसके लिए ज्यादा लाभदायक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चागोस द्वीप समूह कहां पर है। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत के नीचे ही आपको हिंद महासागर मिलेगा, हिंद महासागर की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हिंद महासागर में इस साइड आपको मिलेगा बेटा अरब सागर, और इस साइड आपको मिलता है बंगाल की खाड़ी। तो एक तरफ आपको हिंद महासागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, और इसी बंगाल की खाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है यहां पर, जिसको चागोस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ये जो एक बहुत बड़ा चबूतरा टाइप का मिल रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है, चागोस कटक के नाम से जाना जाता है। और इसी चागोस कटक के ऊपर परवालों का इस तरीके का काफी बड़ा निक्षेप देखने को हमें मिलता है। तो ये जो परवालों का निक्षेप देखने को मिलता है, इन्हीं परवालों के निक्षेप से बना हुआ है आपका कौन सा, लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह क्या है, एक परवाल निक्षेप से बने हुए द्वीप है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, इंडियन ओशियन इसका सही आंसर होगा। तो लक्षद्वीप का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको कैसा मिलता है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर आपको एक कोरल स्ट्रक्चर में मिलेगा। अगला है, परवाल विरंजन का सर्वप्रमुख कारण क्या है। परवाल विरंजन क्या होता है, एक आपका हमेशा होगा हेल्दी कोरल और एक होता है ब्लीच्ड कोरल। तो हेल्दी कोरल और ब्लीच्ड कोरल का मतलब हो गया कि इसके बीच में जो हो रहा है इसकी डेथ हो रही है। तो जब कोरल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है यानी कि ये कलरफुल होता है, ये कलर्ड मिलेगा, और जब ये व्हाइट होने लगता है, जब इसका कलर बिल्कुल व्हाइट होने लगता है तो उस समय इसकी डेथ होने लगती है। और डेथ होने का सबसे बड़ा कारण होता है वो है तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करता है वो टेम्परेचर करता है। इसके अलावा प्रदूषण, कोई इंफेक्शन हो रहा है बॉडी इनका, तो वो कई तरीके के कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट आपका क्या होगा, वो आपका तापमान होगा। परवाल भित्तियां सामान्यतः किस अक्षांशीय क्षेत्र में मिलती है। देखो परवाल के लिए पहले याद रखना कि गहराई क्या होनी चाहिए, तो गहराई कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि तापमान सामान्य होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा, यानी कि ये ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र में ज्यादा मिलेंगे, ठंडे में नहीं मिलेंगे। तीसरा जो लवणता है वो भी क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। लवणता भी आपको क्या मिलनी चाहिए, सामान्य मिलनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट आता है तो लवणता भी यहाँ पर सामान्य होनी चाहिए। अगर चौथे पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो वो आपको लवणता के अलावा याद रखना है कि ये गंदे पानी के अंदर नहीं रहते, यानी कि इनको पानी भी कैसा चाहिए, स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि इनको मडी वाटर नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर वाटर की जरूरत इनको पड़ेगी। तो यहां पर सही आंसर क्या निकल कर आएगा, यहां पर सही आंसर क्या निकल कर आएगा, तो सही आंसर की अगर हम पहचान करेंगे तो अगर टेम्परेचर के बेस पर अगर वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर के बेस पर देखेंगे तो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है जो आपका एक ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है, तो ये ट्रॉपिकल क्षेत्र आपका लगभग 25 डिग्री का आप टारगेट लगा सकते हैं, तो ये 25 डिग्री के टारगेट पर मिलेंगे। और एक चीज याद रखना, ये कभी भी ठंडे पानी में नहीं मिलेंगे, ठंडे पानी में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये पोल्स के आसपास नहीं मिलते हैं और पश्चिमी तट पर नहीं मिलते, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर क्या एक ठंडी धारा चलती है। ये आगे जाकर हम धाराओं का टॉपिक करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि किस महाद्वीप के तट पर कौन सी ठंडी धारा चलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु एक्सप्लेन द ग्लेशियल थ्योरी ऑफ द रिगार्डिंग टू द, तो ये दिल्ली के द्वारा दिया गया एक थ्योरी था, इसको याद रख लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ इज नॉट करेक्ट, तो कौन सी थ्योरी जो है वो कोरल रीफ से संबंधित नहीं है, जल्दी बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो डेविस का जो अपर्दन चक्र है वो यहाँ पर सही नहीं है, तो बाकी का डार्विन का सिद्धांत, मरे का तो हम पढ़ ही चुके हैं, डेली का, तो ये डेविस की थ्योरी यहाँ पर मिलन नहीं खाती है, ये आंसर आपका सही होगा। अगला द डेड सी फॉर्म्स अ टाइप लेक नॉन, तो जो मृत सागर है जिसमें लवणता काफी ज्यादा हमें मिलती है मृत सागर के अंदर, तो ये क्या है, ये एक रिफ्ट वैली में स्थित है, जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उसी के अंदर आपको मृत सागर और सी ऑफ गैलिली आपको देखने को मिलते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मृत सागर है जो जॉर्डन इजराइल की सीमा पर स्थित है। इसी के नीचे गैलीली सागर भी मिलता है। ये पूरे का पूरा क्या है, एक भ्रंश घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या, बेलीज प्रवाल रोधिका इनके बीच स्थित है। बेलीज रीफ इज लोकेटेड बिटवीन मैक्सिको, क्यूबा, जमैका, होंडुरस, मैक्सिको, ग्वाटेमाला। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना कि बेलीज कहां पर स्थित है। तो अगर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो यहां पर आपको, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका के अंदर यहां पर छोटी छोटी कंट्रीज मिलती हैं। इसी के अंदर मैक्सिको के नीचे जाएंगे, अगर मैक्सिको में जाएंगे तो मैक्सिको के पास में आपको एक कंट्री मिल जाएगी बेलीज। तो यहां पर आपका क्या आंसर होना चाहिए, मैक्सिको इधर है, बेलीज यहां पर, और एक छोटा सा द्वीप है यहां पर क्यूबा। तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच में बेलीज आना चाहिए। तो ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में मिल जाएगा आपको। तो बेलीज प्रवाल रोधिका मैक्सिको और ग्वाटेमाला के मध्य स्थित है। क्यूबा होना चाहिए था इसका, क्यूबा भी आ सकता है। बेलीज के नीचे ग्वाटेमाला है, तो फिर इसका ग्वाटेमाला ही कर लो, इसका क्यूबा नहीं आएगा, इसका ग्वाटेमाला ही कर लेना, बेलीज और ग्वाटेमाला। कि यहाँ पर 7 कंट्रीज मिलती है, बेलीज, होंडुरस, ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो क्यूबा इस साइड है, तो इस साइड से भी निकाल सकते थे आंसर। क्यूबा इन्होंने नीचे से लिया हुआ है, तो आप ग्वाटेमाला इसमें कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अगला है, समुद्री प्रदूषण का उच्चतम स्रोत नौ परिवहन है। दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री प्रदूषण द्वारा संकटापन्न प्रवाल भित्तियों का उच्चतम प्रतिशत है। और दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर ही सबसे बड़ा कोरल ट्रायंगल भी आपको मिलता है। तो कोरल जो ट्रायंगल है वो आपको इसी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि समुद्री प्रदूषण का उच्चतम स्रोत जो नौ परिवहन दिया जा रहा है, तो ये इसका सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ए सत्य है और सेकंड सत्य है। तो आपका डी आंसर यहां पर होगा। प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में कथन है। तो प्रवाल भित्तियों के डेवलपमेंट के लिए कौन सा कथन सही होगा। प्रवाल मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय महासागरों में बनते, कोरल मैनली फॉर्म इन द ट्रॉपिकल सी, ये बिल्कुल सही है। वे गहरे सागरों में नहीं पाए जाते, ये भी सही है। 27 से 30% लवणता अनुकूल होती है, ये भी सही है। तापमान वृद्धि से मूंगा शैवाल सफेद हो जाता है, ये भी सही है। यानी कि चारों ही स्टेटमेंट आपके सही होने चाहिए। तो इसमें 4 नहीं दिया है, लेकिन हिंदी में लिखा 1 2 3 4। तो चारों ही स्टेटमेंट आपके क्या होते हैं, यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का क्रम लगाइए। ये हम पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके थे, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। तो सबसे पहले देखेंगे आपको भूमध्य सागर मिलता है मेडिटेरियन सी, जो आपका ऊपर यूरोप, नीचे एशिया, सॉरी अफ्रीका। तो इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, अफ्रीका मिलेगा, इस साइड एशिया मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, मेडिटेरियन सी सबसे वेस्ट में मिलेगा। तो भूमध्य सागर सबसे फर्स्ट मिलेगा पश्चिम में। फिर उसके इधर जाएंगे तो इसी एशिया के नीचे आपको यहाँ पर ब्लैक सी के इधर ही आपको ब्लैक सी मिल जाता है। एशिया के नीचे और यूरोप के बीच में आपको ब्लैक सी मिलेगा। फिर आपका एशिया के अंदर ही कैस्पियन सी मिलेगा, यूरोप की सीमा से टच करता हुआ। और कजाकिस्तान में जाएंगे तो अरल सी मिलेगा। यानी कि डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो पश्चिम से पूर्व में डी आंसर इसमें बिल्कुल सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, केप वर्दे एक द्वीप समूह है जो कहां पर स्थित है। तो केप वर्दे कहां पर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूरब में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस साइड आपको एक द्वीप मिलेगा जिसको कहते हैं केप वर्दे। तो अफ्रीका के पूरब में यहाँ पर केप वर्दे है। तो यहाँ पर जो ओशियन आएगा वो अटलांटिक ओशियन आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अटलांटिक ओशियन। तो ये अटलांटिक ओशियन में स्थित है। प्राया इसकी कैपिटल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ये केप वर्दे की पोजीशन आपको अटलांटिक ओशियन के अंदर मिल जाएगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द मेराइन रेनफॉल। तो किसे समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। तो प्रवाल को ही समुद्री वर्षावन की संज्ञा दी जाती है। तो प्रवालों को क्या किया जाता है, समुद्री वर्षावन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महान अवरोध भित्ति कहां पर। तो ग्रेट बैरियर रीफ हम पढ़ चुके हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों में जानी जाती ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है।
ठीक है, यहां पर मिल जाएगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया में यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिल जाएगा। अगला प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो निमज्जन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जल्दी बताएंगे आंसर इसका। निमज्जन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो निमज्जन सिद्धांत किसका है, जल्दी से आंसर बताएं। तो निमज्जन सिद्धांत किसका मिलता है? तो ये आपको डार्विन का निमज्जन सिद्धांत यहां पर आपको मिलेगा। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? डार्विन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि से अलग की गई शैल भित्ति को क्या कहा जाता है? गहरे लैगून द्वारा, तो ये मैं अभी आपको बता चुका था कि अगर प्रवाल भित्ति का निर्माण इस तरीके से हो रहा है, यानी कि जो प्रवाल का निक्षेप है वो आपका अगर इस तरीके से देखने को मिलता है, यहां पर इस तरीके से प्रवाल का निक्षेप आपको देखने को मिल रहा है, और ये बाकी का क्षेत्र जो है आपका जलीय भाग है, यहां पर भी पानी भरा हुआ है, और इस तरफ आपका मेन सागर का भाग है। तो जो मुख्य भाग से जमीन से टच नहीं करती, यहां पर एक लैगून मिल जाएगा। तो लैगून के द्वारा जब ये विभाजित होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैरियर रीफ आपको मिलती है। क्लियर हो गया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बैरियर रीफ, यानी कि अपतट रोधिका प्रवाल भित्ति वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों में मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आपका बैरियर रीफ का, और ये स्ट्रक्चर किसका है, फ्रिंजिंग रीफ का है। अगला क्वेश्चन है, एटॉल प्रवाल भित्ति के वलयाकार द्वीप है, तो ये सही है। तो एटॉल जब भी बनता है वो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। जलमग्न चौरस शिखर वाले ज्वालामुखी को गयोट कहते हैं। जलमग्न चौरस शिखर, यानी कि अगर समुद्री सतह के अंदर इस तरीके का, मैंने कल भी बताया था कि सागर के अंदर तीन तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसे ये मान लो कि ये एक समुद्री भाग है, इसको हटा देते हैं, यहां समझे। इस समुद्र के अंदर अगर आपका जो पहाड़ी है वो इस तरीके से बन रही है, तीन तरीके की पहाड़ियां मिलती हैं। इस तरीके की जो फ्लैट पहाड़ी मिलती है, इसी को गायोट के नाम से जाना जाता है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, गायोट के नाम से जाना जाता है। इसको सी माउंट के नाम से जाना जाता है, और इसको अबाइसल हिल के नाम से जाना जाता है। अबाइसल हिल, तो जो ऊंची पहाड़ी वो सी माउंट है, नीची है तो हिल है, और फ्लैट है तो गायोट है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, तो कौन से सही उत्तर का चयन करें? तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये भी सही है। महासागरी मग्न डालों का औसत डाल 10 डिग्री होता है, तो 10 डिग्री तो बहुत होता है। मग्न तट की जो डाल है वो 1-2 डिग्री के अंदर होगा, फिर भी ठीक लगेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ए और बी आपके सही होने चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। अगला है, एटॉल वृत्ताकार होते हैं, एटॉल आर सर्कुलर इन शेप, ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता। तो एटॉल का कोटेशन तो यहां पर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्रवाल भित्तियां 1280 मीटर की गहराई तक पाई जा रही है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर आ जाएगा। तो ये व्याख्या तो नहीं कर रहे, लेकिन दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अगला है, जिब्राल्टर जल डमरू किसको जोड़ता है? ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहां पर आपको यूरोप की पोजीशन मिलेगी, यूरोप के नीचे ही यहां पर अफ्रीका की पोजीशन मिलेगी। यूरोप और अफ्रीका के दोनों तरफ जाएंगे तो यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, यहां पर आपका अटलांटिक ओशियन है। तो एक तरफ आपको अटलांटिक ओशियन का पानी मिल रहा है, एक तरफ आपको मेडिटेरेनियन सी का पानी मिल रहा है। दोनों क्षेत्रों का जो पानी कनेक्ट होता है वो इस क्षेत्र से कनेक्ट होगा यहां पर। तो ये जो कनेक्टिंग पार्ट है इसी को जिब्राल्टर स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। जो यूरोप और एशिया के, यूरोप की जो कंट्री मिलेगी वो स्पेन मिलेगी, और अफ्रीका की जो कंट्री मिलेगी वो आपको मोरक्को मिलेगी। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में ये जल संधि आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवाल भित्तियां बनी होती हैं, तो प्रवाल भित्तियां किससे बनेंगी? तो कोरल जो पॉलिप्स हैं, तो कोरल जो पॉलिप्स होता है, याद रखना ये पहली चीज, तो ये क्या है, एक समुद्री जीव है। ये समुद्री जीव है जो सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित है, सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? सिलेंट्रेटा
संघ से संबंधित है और ये एक सहजीवी के रूप में रहता है। इसका एक सहजीवी संबंध होता है किसके साथ, एक जुक करके एक प्रवाल मिलेगी या भित्ति मिलेगी आपको, सॉरी शैवाल मिलेगा। तो जुक सेंथला शैवाल के साथ ये क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर रहता है। तो ये एल्गी और शैवाल, सॉरी प्रवाल, तो शैवाल और प्रवाल दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोरल पॉलिप सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तत्वों का परीक्षण कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दीजिए। तटीय प्रवाल भित्तियां स्थल की सीमा से तटीय होती हैं, ये स्टेटमेंट सही हो रहा है। अवरोधक प्रवाल भित्तियां लैगून से पृथक होती है, ये भी स्टेटमेंट सही हो रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूरब में स्थित, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। एटॉल मृद्रिका आकार का द्वीप होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए बी और डी सही है, यानी कि डी तो हमारा सही है, जिसमें डी नहीं है उसको हटाते, इसमें भी डी नहीं है। ठीक है, और ए बी डी, तो ए बी डी आंसर हो सकता है। बी सी डी दिया हो तो इसमें भी नहीं है, तो या तो सारे होंगे या फिर ए बी डी आंसर होना चाहिए। ए बी डी, सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये न्यू साउथ वेल्स में है या नहीं है, तो इसके लिए शायद मैप होगा यहाँ पर, इसको देख लेते हैं, अगर मैप है तो ये सही है। तो ये आपका न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर आ रहा है और ये जो क्षेत्र है ये क्वींसलैंड का क्षेत्र है। तो जो प्रवाल भित्ति है वो यहाँ पर नहीं बन रही, प्रवाल भित्ति आपकी यहाँ पर बन रही है। तो ये क्वींसलैंड के तट के पास में आएगी, ना कि 3 कंट्री स्टेट यहाँ मिलती है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। तो ये क्वींसलैंड के नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसलिए मैंने स्टार बनाया था इसके ऊपर पहले से ही। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पर सही नहीं है। तो ए बी डी आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। ए बी और डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारा का सारा सही है। ओरिनिको, नाइजर, वोल्गा और आमूर, इनके नदियों के कुछ महाने दिए हुए हैं। आमूर जो नदी है ये आपको कहाँ मिलेगी, तो ये रशिया के नीचे मिल जाएगी, तो रूस के नीचे आपको ये नदी मिल जाएगी, यानी कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको एशिया कॉन्टिनेंट के नीचे आपको यहाँ पर रशिया मिल जाता है। रशिया के नीचे ही चाइना का बॉर्डर लगभग स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपको आमूर नदी मिलेगी, यानी कि रशिया और चाइना के बॉर्डर पर आपको आमूर नदी। और अगर एशिया के इधर आ रही तो इसका ओशन जो मुहाना होगा वो पैसिफिक ओशियन में होगा, यानी कि ये नदी प्रशांत महासागर के अंदर अपना मुहाना बनाएगी। तो डी का आपका 2 होना चाहिए, तो डी के 2 में जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 2 जगह डी का 2 दिया हुआ, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही नहीं होंगे। उसके अलावा ओरिनिको नदी की अगर हम बात करेंगे तो ओरिनिको नदी जो है ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर मिल जाएगी। और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर आप जाएंगे, यहाँ पर अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाते हैं, ये आपको अफ्रीका टाइप का बन गया है, ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर आपको वेनेजुएला के अंदर ओरिनिको नदी मिलेगी और इसके ऊपर आपका कैस्पियन सागर है, यहाँ आपका अटलांटिक ओशियन है। तो इसका मुहाना या तो अटलांटिक ओशियन में होगा या फिर कैस्पियन सागर के अंदर होगा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा वो अटलांटिक या कैस्पियन दिया होगा, तो कैस्पियन दिया हुआ है, तो ओरिनिको हम यहाँ से मैच कर लेंगे, यानी कि ए का 4 होगा। तो ए का 4 यहाँ दिया हो तो हमारा आंसर निकल आएगा। वोल्गा और नाइजर, नाइजर नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिमी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है, नाइजर नदी। तो ये आपकी कहाँ जाएगी, तो ये अटलांटिक ओशियन के अंदर आपको मिलेगी या गिनी की खाड़ी में आपको मिल जाएगी। और वोल्गा है जो आपको ये अटलांटिक महासागर, इसका आंसर लगा सकते हैं। तो बी का 3 गल्फ ऑफ गिनी, यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन भी गड़बड़ दिए हुए हैं। नाइजर नदी का जो मुहाना है वो गिनी की खाड़ी में होना चाहिए था, गल्फ ऑफ गिनी, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका में यहाँ पर आपको नाइजर नदी मिलती है। तो नाइजर नदी आपको यहाँ पर मिलेगी और यहीं पर आपको गिनी की खाड़ी मिलती है अफ्रीका में, या तो अटलांटिक ओशियन आंसर होना चाहिए। तो अगर अटलांटिक ओशियन हम इसमें लगाते हैं आंसर, इसमें आप नाइजर नदी का अटलांटिक ओशियन लगाते हैं, तो बी का 3 आपका मैच तो कर रहा है, तो सी का 1 करेगा। वोल्गा जो नदी है वो गिनी की खाड़ी में नहीं होनी चाहिए, आंसर आप ये लगा लो, वोल्गा जो नदी है ये गिनी की खाड़ी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था, गड़बड़ है कहीं ना कहीं। यहाँ देख लेते हैं, वोल्गा नदी बेलारस के पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। देखो यहाँ से गड़बड़ दिया हुआ, आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है,
नाइजर नदी का मुहाना गिनी की खाड़ी में होता है। विश्व में ये ओरिनिको, ओरिनिको पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंजिल जलप्रपात दिया हुआ, तो ये गिनी की खाड़ी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपका कैस्पियन सागर ऑप्शन होना चाहिए था। और इसी ओरिनिको नदी पर, ये जो ओरिनिको नदी पर, यहीं पर आपको एंजिल जलप्रपात मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका, बाकी और भी कई कारण याद रखना, सबसे प्रमुख कारण होता है तापमान, तो तापमान प्रवाल विरंजन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखोगे कोरल ब्लीच, तो सबसे पहली स्टेज होती है हेल्थी स्टेज, फिर आती है अंडर स्टेज, और फिर आती है ब्लीच्ड कोरल, और फिर आता है उसकी डेथ। 4 स्टेज आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब इसमें देखो, आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, तो कोरल ब्लीचिंग को समझना बिल्कुल आसान है। ये कोरल ब्लीचिंग हमारी लाइफ की ब्लीचिंग की तरह ही होती है, जैसे हमारी डेली लाइफ की ब्लीचिंग होती है। जैसे आप एक मम्मी और पापा की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम फादर और मदर को ले लेते हैं। तो जब हम फादर मदर की बात करते हैं, तो जब फर्स्ट टाइम शादी होती है, एक माता पिता या मम्मी पापा जो पहली बार जब शादी होती, तो उनकी लाइफ कैसी होती, बिल्कुल हेल्दी लाइफ होती है। तो यहाँ पर आप एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है ना। तो जो पापा है वो भी मम्मी की टाइम टू टाइम केयर करते हैं, उनको समय पर पार्लर ले जाना, सारी चीजों ध्यान देते हैं। और बदले में मम्मी भी उनका क्या है, पापा की केयर करती, समय पर कपड़े चाय पानी खाना वाना सारा प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कभी भी, अगर इस लाइफ के अंदर अगर तनाव पैदा हो जाए, किसी कारण से उनकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा हो रहा, तनाव पैदा हो रहा, तो दोनों में क्या होती है, अनबन स्टार्ट हो जाती है। तो मम्मी पापा का ध्यान नहीं दे रही और पापा मम्मी का ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर पापा मम्मी से मतलब है कि जो पापा है वो आपके कोरल हैं, और जो मम्मी है, यहाँ पर मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि ये जो आपका शैवाल है, एल्गी है, वो आपका क्या है, मम्मी से तुलना की जा रही है। तो कोरल और शैवाल के अंदर, यानी कि जो कोरल और एल्गी के अंदर क्या पैदा हो गया, तनाव पैदा हो रहा। तनाव यानी कि दोनों लड़ाई हो रही है, कभी मम्मी मायके चली जाती, कभी पापा घर पर नहीं आते। तो इस तरीके से लाइफ में स्ट्रेस होता जा रहा, ताने बाने बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एल्गी क्या होती है, कोरल से अलग होना स्टार्ट हो जाती है, तो कोरल भी स्ट्रेस में आ जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो मम्मी है, यानी कि जो एल्गी है, जो मम्मी है, तो मम्मी के पास एक ही ऑप्शन होता है, मायका, ठीक है ना। तो मायके चली जाऊंगी, तो ये कहाँ चली जाएगी, मायके चली। पापा किसके मायके जाए, तो मम्मी के पास तो ऑप्शन है कि वो मायके चली जाएगी, लेकिन पापा किसके मायके जाएंगे, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो जब ये एल्गी यहाँ से अलग हो जाएगी, यानी कि केवल यहाँ पर कोरल बचेगा, एल्गी यहाँ से चली जाएगी। तो इस वियोग में, एल्गी के जाने के वियोग में, जो पापा, जो फादर हैं, वो क्या हो जाएंगे, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देंगे, टाइम टू टाइम खाना नहीं मिल रहा, तो उनकी लाइफ धीरे धीरे स्ट्रेस में चली जाएगी। तो इस स्टेज तक आकर ये कोरल पूरी तरीके से क्या होता है, तनाव की स्थिति में चला जाता है, यानी कि ब्लीच्ड हो जाता है। यहां पर अगर एल्गी किसी कारण से वापस आ जाए, अगर एल्गी यहां पर वापस आ गई, यानी कि समुद्र का टेम्परेचर सही हो गया, एल्गी फिर से बनना स्टार्ट हो गई, तो ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर आकर दोनों में तलाक की स्थिति पैदा हो गई या डेथ की स्थिति पैदा हो गई, तो फिर किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 तरीके से हमारी लाइफ में ब्लीचिंग होती है, और 4 ही तरीके की आपको कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है। कौन सी विशेषता प्रवाल विकास में सहायक नहीं है, तो कोरल के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, ये याद रखेंगे। पहला है द्वीप तट के समीप, नियर आइलैंड कोस्ट, छोटी नहरों के समीप, झील के आसपास, गायोट या समुद्री टीला। तो क्या होना जरूरी नहीं है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो ये हमेशा नदी का द्वीप होना चाहिए, कोई नहर है, झील है, वहां बन जाएगा कोरल। लेकिन ये गायोट और सी माउंट, यानी कि ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अबाइसल प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। ये अबाइसल प्लेन यानी कि गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। तो गहरे समुद्र में प्रवाल जन्म नहीं लेता है, प्रवाल के लिए तट होना बहुत, हमेशा प्रवाल तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की झीलों में किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो इन झीलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, बेकाल झील, टिटिकाका, चाड या निकार कुआ। तो बेकाल लगा सकते हैं यहाँ पर आंसर, इनके अकॉर्डिंग जो है वो बेकाल झील मिल जाएगी।
निकारागुआ आपको निकारागुआ कंट्री के अंदर ही मिल जाएगी, जिसकी कैपिटल है मानागुआ, साउथ अमेरिका के अंदर। चाड झील ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर 4 देशों के बीच में मिलती है, जिसमें 4 देश आते हैं, नाइजर, ठीक है, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, 4 देशों के बीच में मिलती है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, जो आपको कहां पर मिलती है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर मिलती है। और बेकाल विश्व की सबसे गहरी झील है और क्षेत्रफल में भी शायद तीसरे चौथे नंबर पर आती है, तो ये सबसे बड़ी झील यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेकाल का 31,500 वर्ग किलोमीटर है, चाड 25,000 है, टिटिकाका निकारागुआ, तो बेकाल सही आंसर है। कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी कि विच आइलैंड नोन फॉर द इट्स सॉल्ट क्रस्ट डिपॉजिट, तो ये आइल्स ऑफ मैन जो मिलेगा, तो आइल्स ऑफ मैन जो द्वीप है ये आपके तटीय क्षेत्रों के लिए यानी कि निक्षेप के लिए फेमस है। रॉस आइस शेल्फ कहां पर है, तो ये दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश यानी कि अंटार्कटिका में स्थित है। और यहीं पर आपका एक माउंट एरेबस करके इसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी भी मिलता है, और ये जो अंटार्कटिका है, इस अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग पर स्थित है रॉस आइस शेल्फ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक शुद्ध जल भंडार कहां पाया जाता है, तो ये कहां पाया जाएगा, तो अंटार्कटिका के अंदर, यानी कि ग्लेशियर के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर आपको मिल जाएगा। अगला है कौन सा महासागर पृथ्वी से छोटा हो रहा है, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, और देखो अटलांटिक महासागर में तो डाइवर्जेंट हो रहा है, तो डाइवर्जेंट हो रहा तो इसका तो तल बढ़ेगा। अरब सागर, इंडियन ओशियन में भी डाइवर्जेंट है, पैसिफिक ओशियन में डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों मिलता है, तो पैसिफिक ओशियन किनारों पर तो क्या हो रहा है, प्लेटों से टकरा रहा है, और बीच में क्या हो रहा है, ये दूर भी जा रहा है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंट हो रहा है, इधर कन्वर्जेंट हो रहा है, तो ओवरऑल 2 जगह प्रशांत महासागर डूब रहा है और 1 जगह प्रशांत महासागर फैल रहा है। तो जो आंसर आएगा वो आपका सही क्या होगा यहाँ पर, वो आपका होगा प्रशांत महासागर छोटा ओवरऑल पूरा, ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक पढ़ा होगा तो ये प्रशांत जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है और इधर से डिपोजिट हो जाती है, फिर ये प्रशांत प्लेट का आधा हिस्सा इधर साइड में जाता है और इधर जाके निक्षेपित हो जाती है। जब प्रशांत प्लेट इधर जाके निक्षेपित होती है, इस साइड निक्षेपित होती है, तो किन प्लेटों के नीचे निक्षेपित होती है, तो इस साइड जो निक्षेपित मिलता है, इस साइड जो मिलेगी वो आपको प्रशांत प्लेट के ईस्ट में यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट मिल जाएंगी, और इस साइड जो है ये आपको जो प्लेट यहाँ पर डिपोजिट होती हुई मिलेगी इसके साथ, तो ये आपको यूरेशियन प्लेट मिल जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह निक्षेप हो रहा है, यहाँ पर भी अभिसरण हो रहा है, यहाँ पर भी अभिसरण, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। तो इस कारण से प्रशांत महासागर को अग्नि वलय की संज्ञा भी दी जाती है। अगला समुद्र का सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं, तो विश्व की सबसे जो गहरी खाई है वो है मारियाना ट्रेंच, जिसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो कहां पर स्थित है, पैसिफिक ओशियन के पार्ट में, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है। ये चैलेंजर डीप जो है विश्व का सबसे गहरा क्षेत्र आपको मिल जाता है। तटीय प्रवाल भित्तियों को क्या कहते हैं, तो जो तटीय प्रवाल भित्ति होती है उसको बैरियर रीफ, पेंच रीफ, रिबन रीफ, टेबल या फ्रिंजिंग, तो इसको फ्रिंजिंग रीफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम फ्रिंजिंग रीफ के नाम से जानते हैं। वृहद महासागरों के क्षेत्रफल का सबसे बड़ा सही क्रम क्या है, तो कौन सा महासागर कहां पर बड़ा है, तो उसका सही क्रम क्या होगा, हिंद महासागर, प्रशांत, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, तो पहले ही ऑप्शन से आ जाएगा सही। उसके बाद अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर आ जाएंगे। अगला है टेलीग्राफ का पठार कहां पर स्थित है, तो ये आपका टेलीग्राफ जो पठार है ये नॉर्थ अटलांटिक के अंदर स्थित है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कल की क्लास में पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन के अंदर हमने एक पूरे का पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा कटक पढ़ा था। इस कटक को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका मध्य अटलांटिक कटक है। तो मध्य अटलांटिक कटक विश्व का सबसे बड़ा कटक आपको यहाँ पर मिलता है। और इस कटक की अगर हम बात करेंगे तो ये कटक के 0 डिग्री से अगर आप इसको उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करोगे तो उत्तरी भाग को यहाँ पर डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, तो इसको डॉल्फिन राइस या उत्थान के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण वाले भाग को चैलेंजर राइस के नाम से जाना जाता है। एक तो चैलेंजर डीप मिलता है जो मारियाना ट्रेंच का भाग है, ये चैलेंजर राइस है। तो चैलेंजर राइस आपका पैसिफिक ओशियन सॉरी अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड है। और अगर आपसे चैलेंजर डीप की बात आती है तो चैलेंजर जो डीप है ये पैसिफिक ओशियन से संबंधित है। ये अलग अलग कोटेशन है, याद रखना।
इसी के ऊपर जो ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के पास में जो टेलीग्राफिक पठार आपको मिलता है, तो यहीं पर आपको टेलीग्राफिक पठार भी आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राफिक जो पठार है वो ग्रीनलैंड के पास में, ग्रीनलैंड आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। अगला कोटेशन क्या है, एल्यूशियन खाई कहां पर है? तो एल्यूशियन जो द्वीप है ये नॉर्थ अमेरिका में जो अलास्का का बेल्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो अलास्का वाला जो बेल्ट आपको मिलेगा, तो इसी अलास्का बेल्ट का जो निकला हुआ भाग है यहाँ पर, इसी को एल्यूशियन द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट होगा। तो ये कहां पर स्थित है? तो नॉर्थ तो दिया नहीं है, तो यहां पर आपका अटलांटिक कहां दिया हुआ है? एक मिनट नहीं, अटलांटिक नहीं, ये पैसिफिक आएगा, सॉरी। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का भाग होगा, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग होगा, क्योंकि अटलांटिक तो आपका इस साइड आ जाता है, इधर पैसिफिक आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ हम जानते हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ का हमने स्ट्रक्चर बताया था आपको यहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है और ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पर एक तो क्वींसलैंड मिलता है, न्यू साउथ वेल्स मिलता है और विक्टोरिया मिलता है। तो ये 3 स्टेट मिलती है और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ग्रेट बैरियर रीफ मिल जाएगी, जो कोरल सी के अंदर लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो क्वींसलैंड के पास में आपको ये मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगी आपको? क्वींसलैंड के आसपास मिल जाएगी। क्लियर हो गया? ये आप देखेंगे मैप भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्षेत्र है आपका क्वींसलैंड का, उसके नीचे न्यू साउथ वेल्स मिलता है, यहाँ विक्टोरिया मिलता है, यहाँ पर नदर्न टेरिटरी, यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया और ये पूरे का पूरा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो कालगुरली कुलगारली क्षेत्र जो थे, तो वो कालगुरली कुलगारली जो क्षेत्र है वो इसी जगह पर मिलते हैं। ये पूरे का पूरा डेजर्ट एरिया है, वेस्ट का जो एरिया पूरे का पूरा क्या है, डेजर्ट है। और इसमें कैपिटल भी देखोगे सब बंदरगाह है, तो जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पर्थ है, ये भी एक बंदरगाह है, ठीक है। नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल डार्विन, ये भी एक बंदरगाह। क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन, ये भी एक बंदरगाह। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिडनी, ये भी एक बंदरगाह है। विक्टोरिया की कैपिटल मेलबोर्न, ये भी एक बंदरगाह है। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा मिलेगी। तो कैनबरा कहां पर स्थित है? ये आपकी न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड है। क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सारगासो समुद्र पूर्ण रूप से विकसित है, यानी कि जो सारगासो सागर है ये कहां पर स्थित है? तो सारगासो सागर की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। इसको अगर मैप से अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, यूरोप के वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में आपको एक सी मिलेगा, सारगासो सी, यानी कि ये नॉर्थ अटलांटिक, ये कैरिबियन जो सी है वो यहाँ पर है। तो कैरिबियन सी के नॉर्थ में ही लोकेटेड है आपका कौन सा सागर? सारगासो सागर। इस सारगासो सागर की कुछ विशेषताएं हमेशा याद रखना। सारगासो सागर विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है, यानी कि गिलास में पानी भरो और पानी गिलास को टच ना करे, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन सारगासो सागर में ऐसी विशेषता मिलती है कि ये एक ऐसा सागर है जिसका कोई भी तटीय क्षेत्र नहीं है, यानी कि ये समुद्री धाराओं से चारों तरफ से घिरा हुआ और विश्व का शांत सागर है। और इसमें सार्गेसम नाम की वनस्पतियां पाई जाती, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? सारगासो सागर पड़ा, यानी कि जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है। और इसके पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ समुद्री धाराएं चल रही है। तो इनमें जो अफ्रीका की साइड में धारा चलती है उसको कनारी की धारा कहा जाता है। तो इस साइड जो धारा चलती है वो आपको कनारी की धारा मिल जाएगी, ठंडी धारा है। और इस साइड जो धारा मिलती है वो आपको गल्फ स्ट्रीम मिल जाएगा। तो इस साइड जो धारा मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी? गल्फ स्ट्रीम की धारा मिल जाएगी। तो सारगासो सागर के वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम की धारा है, सारगासो सागर के ईस्ट में कनारी की धारा है। ये क्वेश्चन आता है कि सारगासो सागर को अफ्रीका की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो वो कनारी की धारा अलग करती है। और सारगासो सागर को अमेरिका से कौन अलग करता है? तो वो गल्फ स्ट्रीम की धारा अलग करती है। तो इस तरीके से ये आपका पूरे का पूरा सारगासो सागर सेंटर में मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मिल जाता है, नीचे नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट आपको मिल जाती है। चारों तरफ से महासागरीय धाराओं से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ये आज की क्लास के आपके बेटा क्वेश्चंस थे, जहां पर हमने कंप्लीट किया कोरल रीफ का टॉपिक। और 2025 से लेकर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। क्लियर हो गया? तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम महासागरीय लवणता और महासागरीय तापमान के बारे में चर्चा करेंगे।
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो 3-4 क्लास के अंदर आपका इसमें 4 क्लास केवल आपकी होंगी और उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।